शिकी बस एक साधारण सा आवारा लड़का था जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। लेकिन जब एक रहस्यमयी अजनबी उस पर हमला करता है और उसके पिता की हत्या कर देता है, तभी उसे पता चलता है कि उसकी नसों में राक्षसों का खून बह रहा है। इसके बाद वो अपने पिता के कातिल को बस किसी भी तरह मारना चाहता है। बहुत समय पहले जापान में ओनी नाम की राक्षसों की एक जाति रहती थी जो हर जगह तबाही मचाती और इंसानों को मार देती थी। कोई भी इंसान उनकी ताकत के सामने खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन फिर मामो नाम का एक बहादुर इंसान सामने आया जिसने इंसानियत को बचाने की ठानी। उसने ओनी के अड्डे पर हमला किया और हजारों राक्षसों को मार गिराया। लेकिन ये तो बस लंबे युद्ध की शुरुआत थी जो मामोतो और ओनी के बीच हुआ और जिसकी गूंज आज तक आधुनिक समय में सुनाई देती है। इन सब पुरानी कहानियों से बिल्कुल अनजान शिकी नाम का एक किशोर अपने हथियारों की सफाई कर रहा होता है और उसी समय अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा होता है। वो हंसते में कहता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने झगड़ा किया था। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वैसे भी रोज अपने सहपाठियों के घटिया चेहरे देखकर थक चुका था। तभी उसका गोद लिया हुआ पिता त्सुयोशी वहां आ जाता है और उसके सिर पर मारते हुए पूछता है कि आखिर उसे स्कूल से क्यों निकाला गया। शिकी उसे चुप रहने को कहता है लेकिन त्सुयोशी गुस्से में उसे फिर से मारने बढ़ता है। इस बार शिकी उसका हाथ रोक देता है। त्सुयोशी गुस्से से पूछता है कि ये बंदूकों का क्या चक्कर है, जबकि वे लोग तो एक वाइन की दुकान चलाते हैं, ना कि गन शॉप। शिकी ताने मारता है कि वाइन शॉप तो वैसे भी बुरी तरह से चल रही है क्योंकि सबको पता है कि वो अपने ग्राहक खो रहा है। इस पर त्सुयोशी पलटवार करते हुए कहता है कि स्कूल से निकाले जाने के बाद भी वो खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है। ये बात शिकी को चुभ जाती है और वो कहता है कि वो कभी भी त्सुयोशी जैसा हारने वाला इंसान नहीं बनेगा और वो खुश है कि दोनों के बीच खून का कोई रिश्ता नहीं है। ये बात सुनकर बूढ़े का दिल टूट जाता है, लेकिन तभी उसे एक बिजनेस कॉल आता है और वो नीचे चला जाता है। थोड़ी देर बाद त्सुयोशी डिलीवरी पर निकल जाता है। शिकी अकेले में सोचता है कि काश कोई अमीर आदमी उसे गोद ले लेता। वो अपनी निशानेबाजी का अभ्यास करने लगता है। तभी घर के बाहर एक धमाका होता है और वो चौंक जाता है। वो बाहर देखने जाता है लेकिन चारों तरफ घना धुंध छा जाता है। अचानक उस धुंध से काला धुआं निकलकर उसकी टांग पकड़ लेता है और उसे सड़क पर घसीट ले जाता है। शिकी जैसे तैसे उठता है और समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी एक डरावना बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में उसके सामने आता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है। लेकिन तभी त्सुयोशी अपनी कार से वहां लौट आता है और उस बूढ़े को टक्कर मार देता है। वो तुरंत शिकी को कार में बैठने को कहता है और तेजी से गाड़ी भगाता है। त्सुयोशी कहता है कि अब उनके पास बस एक ही रास्ता है, देश छोड़ देना। लेकिन शिकी अभी भी समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। वो पूछता है कि उसने किसी को कार से कुचलकर मार कैसे दिया। इस पर त्सुयोशी बताता है कि वो आदमी अभी मरा नहीं है और वे लोग उससे जितना दूर भाग सकते हैं भागें। फिर वो परेशान होकर कहता है कि अब शिकी ध्यान से उसकी बात सुने क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम है। वो बताता है कि शिकी ओनी का वंशज है और जिसने उन पर हमला किया वो मामोरो का वंशज है। शिकी इस पर हंसते हुए कहता है कि मजाक करने का ये सही समय नहीं है, लेकिन त्सुयोशी गंभीर होकर कहता है कि वो सच बोल रहा है। तभी काले धुएं से बनी एक तलवार कार की छत को चीरकर अंदर घुस जाती है और त्सुयोशी किसी तरह उससे बच जाता है। उसे समझ आ जाता है कि हमला करने वाला उनके पीछे लग चुका है। अचानक कार की खिड़कियां भी काले धुएं से ढक जाती हैं और वो कुछ देख नहीं पाते। त्सुयोशी तुरंत कार रोकता है और शिकी से कहता है कि उन्हें तुरंत छिपना होगा। तभी अचानक कार में जोरदार धमाका होता है और जब त्सुयोशी पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि शिकी गायब है। लेकिन उसे काले धुएं का एक निशान वेयरहाउस की तरफ जाता हुआ दिखता है और वो समझ जाता है कि उसका बेटा वहीं ले जाया गया है। वेयरहाउस के अंदर शिकी खुद को एक काले धुएं से बने विशाल जाल में फंसा हुआ पाता है। उसके सामने खड़ा होता है एक खौफनाक आदमी समाडारे। समाडारे शिकी से कहता है कि उसकी नसों में जो ओनी का खून है वो उसे सिर्फ एक कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं बनाता और ऐसे कीड़ों को खत्म करना ही मामोतेरो एजेंसी का काम है। शिकी अभी भी सदमे में है कि समाडारे कार के नीचे कुचलने के बाद भी कैसे जिंदा है। तभी त्सुयोशी वहां पहुंच जाता है और कहता है कि मामो की पुरानी कहानी असलियत है। वो बताता है कि हजारों सालों से मामो और ओनी के वंशज आपस में लड़ाई करते आ रहे हैं। समय के साथ मामोतेरो वंशजों ने मिलकर मामोतेरो एजेंसी बनाई और इस जंग में बढ़त हासिल कर ली। मजबूर होकर ओनी वंशज इंसानों के बीच छुपकर जीने लगे। शिकी अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, लेकिन त्सुयोशी कहता है, बेटा अब ये पापा पर छोड़ दो। अचानक समाडारे काले धुएं की 2 तलवारें बना लेता है। इसके जवाब में त्सुयोशी भी वही ताकत उजागर करता है और दोनों आमने सामने भिड़ जाते हैं।
तलवारों की टक्कर से जबरदस्त शॉक वेव फैल जाता है। किसी तरह त्सुयोशी उसे पीछे धकेल देता है, लेकिन समाडारे ताने मारता है, तू पहले जितना ताकतवर था अब नहीं रहा। फिर वो समझाता है कि काला धुंध यानी ब्लैक मिस्ट मामोतेरो वंशजों की एक खास ताकत है और त्सुयोशी कभी उसका सीनियर हुआ करता था। ये सुनकर शिकी दंग रह जाता है कि उसका पिता भी मामू का वंशज है, लेकिन त्सुयोशी कहता है कि उसने वो पुरानी जिंदगी बहुत पहले ही पीछे छोड़ दी थी। समाडारे पूछता है कि क्या तू ये भी भूल गया कि ओनी कितने खतरनाक होते हैं, और फिर ऐलान करता है कि ओनी को छुपाने के अपराध में अब तुझे भी मारा जाएगा। त्सुयोशी जवाब देने के बजाय सीधे हमला कर देता है, लेकिन उनकी ताकत बराबर निकलती है। शिकी बस अविश्वास में खड़ा होकर उस पागल भरी लड़ाई को देखता रहता है। समाडारे लड़ते लड़ते त्सुयोशी से पूछता है क्यों बचा रहा है उस राक्षस को जिसकी जिंदगी सिर्फ तबाही के लिए बनी है। त्सुयोशी गुस्से में कहता है चुप हो जा, और उसे गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन समाडारे उससे कहीं तेज निकलता है। वो उसके वार को आसानी से चकमा देता है और बिजली की रफ्तार से किए गए हमलों की बौछार से त्सुयोशी को बुरी तरह घायल कर देता है। त्सुयोशी जमीन पर गिर जाता है और लहूलुहान हो जाता है। अपने पिता को खून से लथपथ देखकर शिकी टूट जाता है। वो समाडारे को कोसते हुए कसम खाता है मैं तुझे मार डालूंगा, लेकिन समाडारे कहता है अब तू भी अपने बाप के साथ परलोक जाएगा। तभी त्सुयोशी उसके पैर पकड़ लेता है। समाडारे हैरान होकर पूछता है कि क्यों इतनी दूर तक जा रहा है एक ओनी को बचाने के लिए। त्सुयोशी आखिरी सांसों में जवाब देता है अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं। शिकी ने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, सिर्फ ओनी का खून होने के कारण उसे मारना गलत है। ये सुनकर समाडारे काले धुएं की तलवार बनाकर उसे खत्म करने बढ़ता है, लेकिन तभी शिकी का गुस्सा अपनी हद पार कर जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो चीखते हुए कहता है मैं इस हरामी को मार डालूंगा। इसी पल उसकी दैत्य शक्तियां जाग उठती हैं। उसके चेहरे की हर नस से खून बहने लगता है और उसके सिर से ओनी के सींग निकल आते हैं। अब शिकी उस जाल से आजाद हो चुका होता है। अगले ही पल उसके चेहरे के पास खून से बनी बंदूकें प्रकट हो जाती हैं और एक साथ गोलियां बरसाने लगती हैं, लेकिन समाडारे अपनी तेज रफ्तार के चलते उन्हें किसी तरह रोकने में कामयाब हो जाता है। लेकिन शिकी अब वहां से आगे बढ़ चुका होता है। समाडारे हैरान होता है कि वो कहां छिप गया। तभी उसकी नजर छत पर पड़ती है जहां शिकी उल्टा लटका होता है, मानो कोई पागल बैटमैन हो। खून से सना हुआ ये रूप देखकर समाडारे समझ जाता है कि शिकी पूरी तरह जाग चुका है और अब वो अपने खून को नियंत्रित करके लड़ सकता है। लेकिन किसी ओनी से लड़ने की सबसे खौफनाक बात यही होती है। अचानक शिकी उस पर झपटता है और अपनी जबरदस्त ताकत से उसे पीछे धकेल देता है। समाडारे तुरंत पलटवार करता है और शिकी का हाथ काट देता है, लेकिन अगले ही पल शिकी पीछे कूद जाता है और उसकी बांह तुरंत दोबारा उगाती है। वो पागलों की तरह दहाड़ता है और समाडारे के माथे पर पसीना छलकने लगता है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। शिकी अपनी शक्ति को खून से बनी असंख्य बंदूकों के रूप में प्रकट करता है और समाडारे को अपनी पूरी ताकत और रफ्तार लगाकर उन गोलियों को रोकना पड़ता है। तभी शिकी उस पर एक मिसाइल दाग देता है। अपनी प्रवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट्स के चलते समाडारे किसी तरह बाल बाल बच जाता है और रॉकेट उसके पीछे जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। बूढ़े आदमी को मजबूर होकर शिकी के बहरम हमलों से भागना पड़ता है, लेकिन वो अपनी तलवार उसकी ओर फेंक कर उम्मीद करता है कि जल्दी ही उसे खत्म कर देगा, लेकिन ये बिल्कुल भी काफी नहीं होता। शिकी पलक झपकने में ही उसके पास पहुंचता है और उसे लात मारकर दूर गिरा देता है। अब समाडारे थक चुका है और घायल भी तेजी से हिलडुल नहीं पाता। शिकी उसके चेहरे पर पैर रख देता है और उस पर गोलियों की पूरी बारिश कर देता है, मानो एक पूरी फौज ने हमला कर दिया हो। फिर भी किसी तरह समाडारे अपनी जान बचा लेता है, लेकिन बुरी तरह घायल होकर पीछे हट जाता है। वो शिकी को कोसता है। तभी शिकी अचानक जमीन पर गिर जाता है और उसके खून से बनी बंदूकें चकनाचूर हो जाती हैं। उसका दानवी रूप भी खत्म हो जाता है। अपने खून से सने हाथों को देखकर शिकी दहशत में आ जाता है और पागलों की तरह सोचने लगता है कि अभी क्या हो गया। समाडारे इसे देखकर कहता है कि ये वही सामान्य प्रतिक्रिया है जो हर इंसान में तब होती है जब पहली बार उसकी ओनी शक्तियां जागती हैं। अपनी बची कुची ताकत से वो फिर से काले धुएं की तलवार बनाता है और इस बार काम खत्म करने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो शिकी को भेदने वाला होता है, त्सुयोशी बीच में कूद जाता है और अपने बेटे की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। समाडारे हैरानी से पूछता है तू अपनी जान दांव पर क्यों लगा रहा है जबकि तूने अभी देखा कि तेरा बेटा किस राक्षस में बदल चुका है। त्सुयोशी आखिरी सांसों में बस शिकी के बचपन को याद करता है और अपने पुराने दोस्त से कहता है कि अगर थोड़े समय के लिए ही सही, पर एक खुशहाल पिता होना बुरी बात नहीं थी। इतने में धमाके की आवाज़ सुनकर कुछ लोग वहां जमा हो जाते हैं और फायर डिपार्टमेंट को बुला लेते हैं। समाडारे हालात देखकर पीछे हटने का फैसला करता है,
वो काले धुएं में बदलकर गायब हो जाता है और पीछे रह जाते हैं घायल त्सुयोशी और उलझन में पड़ा शिकी। शिकी घबराकर कहता है कि वो एम्बुलेंस बुलाएगा, लेकिन त्सुयोशी उसे रोक देता है क्योंकि उसे पता होता है कि अब उसका अंत नजदीक है। वो बस अपने बेटे से आखिरी बार बात करना चाहता है। वो कहता है कि वो उसे उसकी ओनी वंशावली के बारे में कभी नहीं बता सकता, क्योंकि इसका मतलब होता कि उसे ये भी बताना होता कि पूरी दुनिया उसे मारने पर तुली है। लेकिन अब वो बस यही कह सकता है कि शिकी इतना मजबूत बने कि मामो और ओनी दोनों को हरा सके और एक आज़ाद और खुशहाल जिंदगी जिए। लेकिन शिकी गुस्से और दर्द में चिल्लाता है, चुप रहो, मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ, बात बाद में होगी जब तुम ठीक हो जाओगे। त्सुयोशी सिर्फ एक बार मुस्कुराता है और फिर अपनी आखिरी सांस ले लेता है। जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिरता है, शिकी पागल हो जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, उसे जगाने की कोशिश करता है और फिर जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगता है। जब शिकी बेहोश था तो उसे अपने बचपन के वो खुशहाल पल याद आते हैं जब वो पार्क में खेला करता था और उसके पिता उस पर नजर रखते थे। लेकिन अचानक सपना डरावना हो जाता है जहां वो देखता है कि त्सुयोशी को समाडियर अपने हाथों से मार देता है। शिकी झटके से आंखें खोलता है और सामने खून से भरी लाल आंखों वाले समाडियर को देखता है। लेकिन जब वो चारों ओर देखता है तो पाता है कि उसका मुंह बांधा गया है और वो एक बड़े खाली हाल में कुर्सी से बंधा हुआ है। उसके ठीक पीछे वही स्केटर लड़का जिसने उसे किडनैप किया था, एक हाथ से हैंडस्टैंड पुशअप कर रहा है और उसके पास एक छतरी भी है। जैसे ही उसे दिखता है कि शिकी होश में आ गया है, वो उठ खड़ा होता है। वो लड़का खुद को नेटो कहकर परिचय देता है, जो एक ओनी है, और तुरंत अपने सींग दिखा देता है। शिकी इस सब से इतना भ्रमित है कि वो नेटो की बातों पर ध्यान भी नहीं दे पाता। नेटो ये बताने से इनकार कर देता है कि वे कहाँ हैं, लेकिन बताता है कि उसके पिता का शव सुरक्षित रूप से कहीं और रखा गया है। वो शिकी को यहाँ इसलिए लाया है ताकि उसका इवैल्यूएशन किया जा सके। नेटो स्केटिंग करके कमरे के कोने में रखे व्हाइट बोर्ड को खींचकर शिकी के पास ले आता है और घमंड से बताता है कि स्केट्स पर घूमना चलने से कहीं ज्यादा तेज और आसान है। फिर वो शिकी को मामोटेरो एजेंसी के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि तुम पहले ही देख चुके हो कि एक आदमी कैसे काले धुएं को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। मामोटेरो एजेंसी ऐसे ही ओनी का पता लगाती है और उनका शिकार करती है। इसके जवाब में ओनी ने भी अपनी एजेंसी बनाई है ताकि वे लड़ सके। नेटो कहता है कि उसका काम है नए जागे हुए ओनी यानी शिकी को ढूंढकर सुरक्षित जगह लाना और ये तय करना कि वे एजेंसी में शामिल होने लायक हैं या नहीं। इतना कहकर वो व्हाइट बोर्ड वापस रख देता है और शिकी का मुंह खोल देता है ताकि वो उसका इंटरव्यू ले सके। जैसे ही मुंह से कपड़ा हटता है, शिकी चिल्लाने लगता है कि उसे तुरंत आजाद करो। वो नेटो को गालियां देता है और धमकी देता है कि अगर उसने उसके पिता के शव को नुकसान पहुंचाया तो वो उसे मार डालेगा। नेटो तुरंत उसकी स्कोर शीट से एक अंक काट देता है, जो वैसे भी पहले से शून्य थी। वो शिकी को बेवकूफ कहता है क्योंकि उसने सुरक्षित रखा है, ये बात ध्यान से सुनी ही नहीं, जबकि उसने अभी कुछ मिनट पहले ही कहा था। शिकी गुस्से से कहता है कि वो किसी भी हाल में ऐसे शक्की और अजीब लड़के पर भरोसा नहीं कर सकता। नेटो भी कहता है कि उसने भरोसे की उम्मीद की ही नहीं थी। इसके बाद नेटो के करता है कि जितनी बार शिकी गालियां देगा और आजाद होने की जिद करेगा, उसके अंक काटता जाएगा। अगर उसे पास होना है तो उसे सहयोग करना होगा। लेकिन शिकी को उस मूल्यांकन की कोई परवाह नहीं, उसे सिर्फ आजादी चाहिए। वो गुस्से को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ठीक से कर नहीं पाता। नेटो से टोकता है कि उस पर डरावनी नजरें डालना बंद करो। ये सुनकर शिकी भड़क उठता है और नेटो सोचता है कि अब उसे गैर मानक तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य तरीके उस जैसे पागल पर काम नहीं करेंगे। वो अपनी टाई खोलता है और अचानक पूरी ताकत से शिकी का गला घोंटने लगता है। शिकी घबराकर सांस के लिए तड़पने लगता है। नेटो कहता है कि किसी प्राणी का असली स्वभाव तभी सामने आता है जब वो मौत के करीब हो, और वही वो देखना चाहता है। शिकी पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन गला कसने से उसका खून नाक, कान और आंखों से बहने लगता है। फिर भी वो छूट नहीं पाता और अंत में बेहोश हो जाता है। नेटो गलाश हो जाता है कि शिकी ने कुछ नहीं दिखाया, लेकिन तभी शिकी का खून अपनी शक्ति के कारण जाग जाता है। वो खून तेज कांटों में बदलकर नेटो पर हमला कर देता है। नेटो मुश्किल से बच निकलता है। अचानक नेटो देखता है कि उसके सामने खून से बनी एक गैटलिंग गन तनी हुई है। उसके पीछे शिकी बरसेकर अवस्था में खड़ा है। वो नेटो पर गोलियों की बौछार कर देता है और फिर पीछे हट जाता है, लेकिन उसकी सारी गोलियां नेटो को छू भी नहीं पाती, क्योंकि उसने अपनी छतरी पर खून की परत चढ़ाकर खुद को बचा लिया होता है। नेटो शिकी के स्कोर से सॉन्ग घटा देता है, क्योंकि उसे अपने ही खून का सही इस्तेमाल करना नहीं आता। फिर वो तय करता है कि वो उसे दिखाएगा कि असली तरीके से ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, भले ही शिकी को बरसेकर मोड खत्म होने के बाद कुछ भी याद ना रहे। अचानक शिकी उस पर हमला करने के लिए झपटता है, लेकिन नेटो हर चीज के लिए पहले से तैयार है। कुछ ही मिनटों बाद शिकी होश में आता है और खुद को जमीन पर पराजित पड़ा देखता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी हुआ क्या था, लेकिन जैसे ही वो अपने खून से सने लाल हाथ देखता है तो घबराकर समझ जाता है कि वो फिर से अपने काबू से बाहर हो गया था।
नेटो आराम से उसके ऊपर बैठा कहता है कि ये सामान्य है, क्योंकि जब कोई ओनी बरसेकर मोड में जाता है तो उसकी याददाश्त पूरी तरह मिट जाती है। उनके चारों ओर हाल लड़ाई की वजह से बुरी तरह से बिखरा पड़ा है। शिकी गुस्से से कहता है कि उसे लेक्चर मत दो, जब तुम खुद भी अपने खून को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। नेटो तुरंत अपना खून से बना छाता गायब कर देता है और कहता है कि वो कभी बरसेकर मोड में नहीं गया, क्योंकि वो अपनी शक्ति पर पूरा नियंत्रण रखता है। फिर वो ऐलान करता है कि अब और कुछ कहने को नहीं बचा, क्योंकि शिकी ओनी एजेंसी में शामिल होने के लायक नहीं है। शिकी अब भी कुछ नहीं समझ पा रहा, लेकिन एक बात वो पक्का जानता है, नेटो बेहद ताकतवर है। वो अपना अहंकार निगलकर नेटो से विनती करता है कि उसे अपना शिष्य बना ले, क्योंकि उसे मजबूत होना है और अपने पिता का बदला लेना है। लेकिन नेटो तुरंत उसकी बात ठुकरा देता है। वो कहता है कि जो इंसान लड़ाई के दौरान अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करता, वो असली युद्ध में सबसे पहले मारा जाता है। वो शिकी को बेकार और शर्मनाक कहता है, जो ना तो अपने दिमाग पर काबू रख सकता है और ना ही अपनी शक्ति पर। शिकी अपनी पूरी ताकत लगाकर गुस्से को रोकने की कोशिश करता है। नेटो फिर कहता है कि अब समय आ गया है शिकी को खत्म कर देने का, क्योंकि एक बरसेकर उन्हीं सबके लिए खतरा है। वो अपनी खास अंगूठी से अंगूठा काटता है, जिससे खून की एक धार निकलती है। फिर वो उस खून से छाता बना लेता है। तभी शिकी के दिमाग में एक तरकीब आती है, जिससे वो नेटो का विचार बदल सके। वो उसकी रेंज से दूर भागता है और फिर अपनी मुट्ठी जमीन पर रगड़ते हुए दौड़ पड़ता है, जब तक कि उसका हाथ खून से लथपथ ना हो जाए। नेटो तुरंत अपने छाते को कांटेदार ढाल में बदल देता है, ताकि किसी भी नजदीकी हमले से खुद को बचा सके। वो पहले से ही शिकी के हर संभावित कदम का हिसाब लगा चुका होता है। शिकी आखिरी पल में छलांग लगाता है, जो नेटो की गणना में शामिल था, लेकिन वो अचानक कांटों का सहारा लेकर साइड में उछलता है और उसके सामने खून से बनी गन तान देता है। शिकी अपनी सारी तवज्जो उस गन पर लगाता है और एक शक्तिशाली गोली चलाता है, जिसकी ताकत उसे पीछे धकेल देती है। शिकी को यकीन नहीं होता कि उसने सच में नेटो को चोट पहुंचा दी है, लेकिन सच्चाई ये थी कि इस बार भी उसका वार बेकार चला गया। नेटो आसानी से उस खून की गोली को अपनी उंगली से रोककर तोड़ देता है। वो शिकी को इस हमले का कोई श्रेय नहीं देता, क्योंकि इस बार हमला करने के लिए वो आधा बरसेकर मोड में चला गया था। जैसे ही शिकी फिर से अपना होश खोने लगता है, नेटो फैसला करता है कि अब उसका खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। वो खुद को एक सुरक्षात्मक पिंजरे में बंद कर लेता है और अपने खून से बने धनुर्धारी बुला लेता है, जो उसके आदेश पर तीर चलाने को तैयार है। लेकिन तभी वो देखता है कि शिकी अपने बरसेकर स्वभाव से लड़ रहा है और अपनी शक्ति को काबू कर रहा है। ये देखकर नेटो अपना खास हमला रोक देता है। शिकी गर्व से मुस्कुराता है कि उसने आखिरकार अपनी शक्ति पर काबू पा लिया, लेकिन वो जमीन पर गिर पड़ता है, क्योंकि उसने सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। नेटो को यकीन ही नहीं होता कि शिकी ने न सिर्फ अपनी शक्ति नियंत्रित की, बल्कि बरसरकर मोड को भी दबा दिया, जो हर कोई नहीं कर सकता। वो हैरान होकर पूछता है कि आखिर उसने ये कैसे किया, लेकिन शिकी अकड़कर कहता है कि अगर सच जानना है तो पहले उसे अपना चेला मान लो। नेटो उससे कहता है कि वो इस बारे में सोच लेगा। शिकी से हाँ मान लेता है और कहता है कि जब नेटो ने खून को नियंत्रित करने की बात की थी तो उसे कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन जब उसने देखा कि नेटो ने अपना अंगूठा काटकर खून से हथियार बनाया, तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि चूंकि वे दोनों ओनी हैं, तो वो भी नेटो की नकल करके ऐसा कर सकता है। और हैरानी की बात यह है कि ये तरीका काम कर गया। हालांकि उसे बारीकियों की समझ नहीं थी, वो बस अपनी बाह को खून बहने देता रहा और मन ही मन चिल्लाता रहा कि हथियार बनो, और उसका खून सच में हथियार बन गया। शिकी अभी बहुत उत्साहित होकर नेटो से पूछता है कि उसे ये कैसा लगा, लेकिन नेटो कहता है कि ये पूरी तरह बकवास है, क्योंकि चीजें ऐसे काम नहीं करती। अपने अनुभव के आधार पर नेटो बताता है कि शिकी जैसे बेवकूफ और भावनात्मक किशोरों को अपने खून पर काबू पाने में बहुत दिक्कत होती है, जबकि तार्किक और शांत दिमाग वाले लोग ही अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। वो सोचता है कि शिकी ना तो किसी की बात सुनता है और ना ही अपने बरसरकर मोड को संभालता है, बल्कि वो अपनी कच्ची प्रवृत्ति का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति को जबरदस्ती अपने नियंत्रण में कर लेता है। नेटो मानता है कि ये बहुत खुरदरा तरीका है, लेकिन इससे किसी को विस्फोटक ताकत मिल सकती है। इसी बीच शिकी अचानक कहता है कि उसे ताकत चाहिए, ताकि वो अपने पिता का बदला ले सके और उस इंसान को मार सके जिसने उसकी हत्या की थी। वो नेटो से कहता है कि अगर वो उसे अपना चेला बना ले और सब कुछ सिखा दे तो वो उसके काम आ सकता है, लेकिन नेटो इस संभावना पर विचार करने से भी इनकार कर देता है। वो अपने छाते को भाले में बदल देता है और कहता है कि शिकी जैसे लोग समाज के लिए खतरा है, क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सकता है और बस अंदाजा लगाकर चल रहा था। वो कहता है कि वो उसे अपना नौकर कभी नहीं बना सकता। फिर वो ऐसे दिखाता है जैसे भाले से उसे मार देगा, लेकिन असल में शिकी के सिर के पास जमीन में भाला गाड़ देता है। नेटो कहता है कि वो उसे अपना अंडरलिंग नहीं बल्कि अपना स्टूडेंट यानी विद्यार्थी बनाएगा। ये सुनकर शिकी उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि उसकी नजर में दोनों का मतलब एक ही है। नेटो फिर बताता है कि शिकी ने टेस्ट बस किसी तरह पास कर लिया है, लेकिन उसे अपनी क्षमताएं साबित करने का मौका मिलेगा। शिकी अब भी कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर चल क्या रहा है। तब नेटो तय करता है कि उसे सबसे बुनियादी चीजों से शुरुआत करनी होगी। वो बताता है कि वे इस समय जिस जगह पर हैं,
उसका नाम है हेल्स डोरस्टेप यानी नरक का दरवाजा। पहले इसे ओनागाशिमा कहा जाता था। ये वही जगह है जहां असली मामोतेरो ने दानवों का नरसंहार किया था, लेकिन अब ये जगह ओनी के लिए एक सुरक्षित आश्रय है। इस द्वीप के केंद्र में है रोसेटो एकेडमी। ये एक मिलिट्री स्कूल है जहां ओनी को मामोटेरो एजेंसी के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये सुनकर शिकी डर जाता है कि वो किसी टापू पर फंसा हुआ है, लेकिन नेटो शिकी के चेहरे पर उंगली से ठोकर मारकर कहता है कि ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोसेटो एकेडमी उसे सब कुछ सिखाएगी, सामान्य शिक्षा, अपने ओनी खून पर नियंत्रण, लड़ाई की टेक्निक और मामोटेरो पर ओनी के बीच का इतिहास। नेटो खुद को शिकी का होमरूम टीचर बताता है और एकेडमी में पढ़ाई का तरीका समझाता है, लेकिन ये सब शिकी के मटर के दाने जितने छोटे दिमाग के लिए बहुत भारी हो जाता है। शिकी को इन सब से कोई मतलब नहीं, वो तो बस इतना जानना चाहता है कि क्या वो इतना ताकतवर बन पाएगा कि अपने पिता का बदला ले सके। नेटो उसे कोई गारंटी नहीं देता, वो सिर्फ इतना कहता है कि अगर वो इतना ताकतवर नहीं बन पाया कि मामोटेरो एजेंसी से लड़ सके तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जल्द ही शिकी यूनिफॉर्म पहन लेता है और अलग तरह के स्कूल जाने के लिए उत्साहित हो जाता है, लेकिन नेटो उसे चेतावनी देता है कि इस साल और भी लोगों ने परीक्षा पास की है और उनमें शिकी सबसे कमजोर है। अचानक शिकी को अपने पिता याद आते हैं और नेटो से पूछता है कि उनका शव कहाँ है। नेटो जवाब देता है कि उन्होंने उसे मॉर्ग यानी शव गृह में सुरक्षित रखा है ताकि शिकी अपनी मान्यताओं के अनुसार अंतिम संस्कार कर सके। पिता की मौत सोचकर शिकी उदास हो जाता है। नेटो उसे समझाता है कि उदास बेवकूफ बने रहना समय की बर्बादी है और उसे सिर्फ ताकतवर बनने पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो बदला ले सके। शिकी मुस्कुराकर कहता है कि नेटो असल में काफी अच्छा इंसान है। ये सुनकर नेटो शर्मिंदा हो जाता है और तेजी से वहां से निकलते हुए कहता है कि अगर शिकी क्लास में उससे पहले नहीं पहुंचा तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। किसी तरह शिकी उसका पीछा करता हुआ क्लास तक पहुंच जाता है और सोचता है कि कैसे क्लास में एंट्री मारूं ताकि सबसे ज्यादा ऑरा बना सकूं, लेकिन नेटो से सीधा दरवाजे में लात मारकर अंदर फेंक देता है। शिकी को लगता है कि उसकी बेकार एंट्री की वजह से उसकी ऑरा कर्जे में चली गई है। वो अपनी नक्सीर यानी नाक से खून पहुंचने के लिए वहां बैठे नकाबनाज बच्चे जिन से टिश्यू मांगता है। जिन तो अपने टीचर से भी ज्यादा एजलॉर्ड निकलता है और वो शिकी को कहता है कि उससे बात मत करो। ये सुनकर शिकी गुस्सा हो जाता है और चढ़ाने लगता है कि जिन के अभी तक सींग भी नहीं निकले। जिन तुरंत अपने सींग निकाल लेता है और कहता है कि सिर्फ बेवकूफ नए लोग ही अपने सींग हर समय दिखाते रहते हैं जिनके पास उन पर काबू नहीं होता। ये सुनकर वहां बैठे एक और लड़के अकारी को बुरा लगता है क्योंकि वो भी अपने सींग पर काबू नहीं रख पाता। क्लासरूम का माहौल गरमाने लगता है। शिकी और जिन आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि माहौल बिगड़े नेटो अचानक उनके पीछे आ खड़ा होता है। शिकी को पता ही नहीं चलता कि कब वो जिन के पास जाकर उसकी बेंच पर बैठ गया। जिन भी उतना ही हैरान रह जाता है, लेकिन नेटो को अपने छात्रों की हैरानी पर ध्यान देने का समय नहीं है। वो कहता है कि उनकी पहली क्लास से खेल से शुरू होगी टैग। वे सभी को जंगल में ले जाता है और बताता है कि उनके पास 1 घंटा है स्कूल वापस लौटने का और इस दौरान उन्हें पकड़े जाने से बचना है। नेटो ऐलान करता है कि जो भी समय पर स्कूल नहीं लौटा उसे निकाल दिया जाएगा। शिकी इसके खिलाफ आवाज उठाता है, लेकिन नेटो उसकी बात सुनने तक को तैयार नहीं। वो छात्रों को बताता है कि वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो खुद अपनी शक्ति तभी इस्तेमाल करेगा जब कोई बरसरकन मोड में चला जाए। जिन आत्मविश्वास से कहता है कि अगर नेटो ने अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं की तो शायद वो मारा जाएगा। नेटो को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि वो कहता है कि अगर कोई उसे मार भी दे तो वो तुरंत ग्रेजुएट हो जाएगा और मामोटेरो एजेंसी से लड़ने के लिए अपनी पसंद की किसी भी टीम में शामिल हो सकेगा। वो कहता है कि ये स्कूल उन्हें असली जिंदगी की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए है और वो हर कदम पर उनकी परीक्षा लेगा। वो सभी से पूछता है कि क्या वे तैयार है। शिकी जवाब देता है कि वो पूरी जान लगाकर इस टेस्ट को पास करेगा। लेकिन कहानी यहीं आकर इस वीडियो में खत्म हो जाती है।